Assalamualaikum. Today we are going to discuss oxidation reduction titration. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं what is oxidation and what is reduction. Oxidation और reduction की हमारे पास multiple definitions होती हैं if we are talking in terms of oxygen, then addition of oxygen is called oxidation and removal of oxygen will be called as reduction. And if we are talking in terms of hydrogen, then removal of hydrogen will be called as oxidation and addition of hydrogen will be called as reduction. But when we are talking about oxidation reduction titrations, then we are more interested in exchange of electrons. So in terms of exchange of electrons, loss of electron or increase in oxidation state is called oxidation, or gain of electron or decrease in oxidation state is called as reduction. Okay. इसको आप सिंपल इसका जो इससे पहले भी आपने इंटर लेवल पे शायद ये कोड आपको पता हो इसके बारे में. ऑयल रिग, OIL इज ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड RIG रिडक्शन इज गेन. ऑयल रिग को अगर आप याद रखेंगे तो आपको सिंपल बहुत आसानी से याद रहेगा कि ऑयल इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, oxidation is loss of electron and rig means RIG reduction is gain of electron. ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि किस चीज़ का गेन हो रहा है और किस चीज़ का लॉस हो रहा है. अच्छा, जैसे हम एसिड बेस में जब एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करते हैं तो एसिड बेस टाइट्रेशन में हमारे पास एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन्स होता है. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन्स के लिए ज़रूरी है कि प्रोटॉन्स जनरेट हों, पहले एसिड मौजूद हो, वो प्रोटॉन्स जनरेट करे और उसके बाद कोई बेस मौजूद हो जो उसको एक्सेप्ट करे. यानी कि हमारे पास डोनेटिंग स्पीशी का होना भी ज़रूरी है और एक्सेप्टिंग स्पीशी का भी होना ज़रूरी है. सो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स की जनरेशन भी ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन का फर्निश होना भी ज़रूरी है और इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है. सो वी हैव टू हैव बोथ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन द टाइट्रेशन, तभी आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो प्रोसेस करेगा. ठीक है. when we are talking about half reactions क्या होते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होती है. ठीक है, ऑक्सीडेशन में पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होंगे किसी स्पीशी में, उसके बाद रिडक्शन होगी जो कि कोई स्पीशी उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगी. सो हमारा जो रिएक्शन है वो दो स्टेप्स में प्रोसेस कर रहा है. वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ स्टेप्स सेपरेटली. इवन जब हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो भी हम हाफ रिएक्शंस को सेपरेटली लिखते हैं, सेपरेटली इसको बैलेंस करते हैं और उसके बाद हम एंड में जाके उनको ऐड अप करते हैं. ठीक है, जब हम इक्वेशन बैलेंसिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे इंटरैक्टिव सेशन में इंशाल्लाह ताला, तो आप इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे. ठीक है. अच्छा, अब हाफ रिएक्शंस हम लिखते ज़रूर हैं लेकिन वो सिर्फ हमारी आसानी के लिए होते हैं. रिमेंबर, in an oxidation reduction reaction, half reaction is not possible on individual level. अगर हाफ रिएक्शन होगा तो दोनों हाफ रिएक्शन साइमल्टेनियसली होंगे, रिडक्शन भी होगी और ऑक्सीडेशन भी होगी. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं. एक जनरल रिडॉक्स हाफ रिएक्शन की यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन लिखी हुई है कि अगर रिड्यूस फॉर्म है किसी कंपाउंड की, इफ इट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज, तो उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म प्रोड्यूस होगी और साथ में सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे. ठीक है, या अगर हमारे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म है किसी कंपाउंड की तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और उसकी रिडक्शन हो जाएगी एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ रिड्यूस्ड फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव some examples of redox half reaction. यहाँ पे आपके पास फेरस आयन जो है वो फेरिक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. ठीक है, हाइड्रोजन is losing two electron and producing two protons, and copper as a metal is reducing two electrons and producing copper ion. Iodide ion is again losing electron and producing iodine गैस. ठीक है, यहाँ पे तो डिफरेंट उन्होंने यहाँ पे हाफ रिएक्शंस की एग्जांपल दी है कि हाफ रिएक्शन हम लिखते हैं किस तरह से. कोई एक टर्म होती है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही होती है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लिखते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने लूज या गेन किए हैं और उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया. ठीक है. सो
we talk about the steps of our oxidation reduction titration. Oxidation reduction titration जिस तरह से अभी हमारी इससे पहले हमने different titrations की examples discuss की हैं, जिसमें अगर हम acid base titration की बात कर रहे थे तो acid base titration में हमारे पास एक acid था और एक base था, दोनों आपस में react कर रहे थे, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हो रहा था, ठीक है। और जो इंडिकेटर्स थे आपके वो pH सेंसिटिव इंडिकेटर्स थे कि pH जब चेंज होती थी तो इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज कर लेते थे, राइट। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस की, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस में हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास फ्री जो मेटल आयन है उसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है बिफोर एंड पॉइंट एंड आफ्टर एंड पॉइंट। तो इंडिकेटर्स जो हैं वो किसकी बेसिस पे अपना कलर चेंज कर रहे थे, फ्री मेटल आयन की कंसंट्रेशन की बेसिस पे अपना कलर चेंज कर रहे थे, जिनको हमने पी एम sensitive indicators का नाम दिया था. So in acid base titration we had pH sensitive indicators, and in case of compleximetric titration we had PM based indicators. ठीक है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन की, तो इंडिकेटर्स अपना जो कलर चेंज करते हैं वो बेस करता है उसके ओवरऑल सोल्यूशन के पोटेंशियल पर, ठीक है। कि जब कंपाउंड ऑक्सीडाइज स्टेट में होगा उस वक्त इंडिकेटर का कलर कुछ और होगा, और जब कंपाउंड अपने रिड्यूस स्टेट में आ जाएगा तो उस वक्त इंडिकेटर कुछ और कलर देगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर इन टुडेज लेक्चर कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशंस के लिए। बट क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बहुत बड़ा रोल है, इवन इंडिकेटर्स भी आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे बेस करते हैं, तो अ वेरी गुड मेथड, अ वेरी useful method to detect changes in a redox titration is potentiometric method, ठीक है। potentiometrically हम end point detect कर सकते हैं oxidation reduction titration का। so generally speaking, because we are right now discussing the visual method of titration जिसमें हम indicator use कर रहे हैं, तो इस तरह के equation में आप इस तरह के reaction में आप किस तरह से अपने reaction को progress करवाते हैं कि सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपका जो रिएक्शन है वो किन दो स्पीशीज के बीच में हो रहा है, ठीक है। और जो रिएक्शन है, डज इट इन्वॉल्व द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, तो अगर ऐसा है तो इस तरह के रिएक्शंस को आप टर्म करेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। जस्ट लाइक एनी अदर टाइट्रेशन यू विल नीड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिलेट द कंसंट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंड, ठीक है। आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत इसलिए होती है बिकॉज यू हैव टू चेक कि कितने मोल्स ऑफ टाइट्रेंट जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं कितने मोल्स ऑफ एनालाइट के साथ, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले चीज़ करेंगे अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डिटर्मिनेशन करेंगे, विच वन इज़ योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज़ योर रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। अच्छा, जब हम रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने की बात करते हैं, वी नीड टू बैलेंस देम बोथ बाय नंबर ऑफ एटम्स एंड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें उसको बाय नंबर स्टोइचोमेट्रिकली भी इसको बैलेंस करना होता है और इलेक्ट्रिकली भी वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसके लिए हम यूज़ करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम इंटरेक्टिव सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके स्टेप्स, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने इंटर लेवल पे उसको कवर किया हुआ है। स्टिल वी आर गोइंग टू जस्ट रिवाइज दैट टॉपिक इन द इंटरेक्टिव सेशन, बट यू हैव टू नो कि आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किस तरह से अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। वंस यू हैव अ बैलेंस्ड इक्वेशन यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो आपको पता होगा कि ओवरऑल जो रिएक्शन हुआ है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज हुए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन भी हुए होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, यू हैव टू डेवलप अ टाइटर फैक्टर। टाइटर फैक्टर की डेवलपमेंट के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना होता है। इक्विवेलेंट वेट की बात जब हमने फर्स्ट टॉपिक में की थी उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट वेट की कैलकुलेशन के लिए आप मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करते हैं उसकी एसिडिटी से, बेसिसिटी से, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास एसिडिटी और बेसिसिटी हमने एसिड बेस टाइट्रेशन में डिस्कस कर ली थी कि बेसिस की आपके पास एसिडिटी होगी और एसिड्स की आपके पास बेसिसिटी होगी।
एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर्स, तो ऑक्सीडेशन नंबर किस पे बेस करेंगे कि जो आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज हुए, ऑब्वियसली दोनों सेम नंबर के होंगे, तो वो आपके पास कितने गेन या लूज हुए थे उसको आप डिवाइड करेंगे उसके मॉलिक्यूलर वेट से, देन यू विल हैव अ इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं रिडॉक्स इक्विवेलेंट वेट की, विच इज हियर, तो रिडॉक्स इक्विवेलेंट वेट के लिए आपने सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना आपके लिए ज़रूरी है, एंड दैट इक्वेशन शुड बी इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड एज वेल। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज़ नॉट अ फिक्स नंबर। हमें इंडिविजुअली हर रिएक्शन को देखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कोई कंपाउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है पोटेशियम परमैंगनेट की या KMnO4 की। KMnO4 जो है वो एक रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है और दूसरे रिएक्शन में वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस रिएक्शन, we have to divide the molecular weight of KMnO4 by 5, and if we are talking about this reaction then we have to divide the molecular weight of KMnO4 by 3। ठीक है, सो हमें बेसिकली ये देखना है इक्वेशन बैलेंस करने के बाद कि उसमें टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो कितना है, और उसी की बेसिस पे हम इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करेंगे। सो यू शुड नो कि किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होगी तो आप उसकी टाइट्रेशन या टाइटर फैक्टर ही फाइंड आउट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप टाइट्रेशन की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? ओके, अब हमारे पास जब हमें ये पता चल गया कि हम रिडॉक्स टाइट्रेशन की कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है रिडॉक्स टाइट्रेशन के इंडिकेटर्स। रिडॉक्स टाइट्रेशन के इंडिकेटर्स मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया था कि दीज इंडिकेटर विल डिपेंड ऑन द पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन, कि आपके पास जो सॉल्यूशन है उसमें ऑक्सीडाइज फॉर्म में स्पीशीज मौजूद है या रिड्यूस फॉर्म में। तीन तरह के रिडॉक्स इंडिकेटर्स आपके पास होते हैं। The first one is self indicator, second is specific indicator, and the third one is true redox indicators। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो पेज नंबर 97 पे, ओके, पेज नंबर 97 पे आपके पास इंडिकेटर्स की डिटेल भी गिवन है और रिडॉक्स इंडिकेटर की आपके पास डेफिनेशन भी यहाँ पे गिवन है। तो सिंपल इंडिकेटर सेल्फ इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, विच इज द फर्स्ट क्लास, कि ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म ऑफ सम टाइट्रेंट सच एज KMnO4 हैव डिफरेंट कलर। ठीक है, रिएजेंट के अंदर जब आप टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी एक्स्ट्रा इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर्स हैं कि जब ऑक्सीडाइज स्टेट में है तो KMnO4 पर्पल कलर का है, और जब वो रिड्यूस स्टेट में आ जाता है इट बिकम्स कलरलेस। तो क्योंकि रिएजेंट अपनी ऑक्सीडाइज स्टेट में और रिड्यूस स्टेट में डिफरेंट कलर पोजेस कर रहा है, सो इट्स अ सेल्फ इंडिकेटर, उसके लिए आपको अलग से कोई इंडिकेटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड समटाइम्स यू हैव स्पेसिफिक इंडिकेटर्स। स्पेसिफिक इंडिकेटर्स क्या होंगे, जिस तरह से कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हर मेटल के लिए आपके पास अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हम हर मेथड में डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे थे, सो जस्ट लाइक दैट वी आर गोइंग टू यूज़ specific indicators. Some indicators form a colored complex with a specific oxidized or reduced form of the titrant or titrant. ठीक है, for example, starch forms a dark blue complex with iodine. We can use this distinct color to signal the presence of excess iodine as titrant or the completion of reaction consuming iodine as titrant। ठीक है, हमारे पास जब कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो या तो कंपाउंड की सिर्फ ऑक्सीडाइज फॉर्म के साथ कंबाइन होंगे या वो कंपाउंड की सिर्फ रिड्यूस फॉर्म के साथ कंबाइन होंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास कंपाउंड की स्टेट चेंज हो रही है तो इट मीन्स कि उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो चेंज होगी। ठीक है, तो उसी की बेसिस पे इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा, बिकॉज द पावर ऑफ बाइंडिंग ऑफ इंडिकेटर इज
ऑक्सीडेशन स्टेट स्पेसिफिक, ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन पे डिपेंड कर रहा है, सो इन दैट केस इसको हम स्पेसिफिक इंडिकेटर का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, in case of a true redox indicator, it is a very important class of indicators, um, and these indicators are inert during redox titration, ठीक है, and they do not actually participate in the redox titration. ये इंडिकेटर ना तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा ना वो रिड्यूस हो रहा होगा, बट इसकी जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म है इट इज गोइंग टू डिफरेंट कलर, ओके। यानी कि जो आपका मेन एनालाइट है उसके साथ ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन अलग से इसका अपना रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। व्हेन वी ऐड अ रिडॉक्स इंडिकेटर टू द एनालाइट, the indicator imparts a color that depends on the solution's potential, ठीक है। solution का potential oxidized state में है या reduced state में है, that will decide the color of indicator, ठीक है। as the potential changes with addition of titrant, the indicator also changes oxidation state and signals endpoint by changing color. For example, we have methylene blue. Methylene blue is when it is in oxidized state, it is blue in color, and when it is when it is in reduced state, then it is colorless. And we have diphenylamine, which is violet in oxidized state and colorless in its reduced state, okay। So basically हमारे पास इंडिकेटर बेस्ड मेथड्स जो हैं वो तीन तरह के हैं, कि या तो आपके पास सेल्फ इंडिकेटर्स होंगे, या आपके पास स्पेसिफिक इंडिकेटर्स होंगे, या आपके पास ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर्स होंगे जो आपके मेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बट देयर कलर इज गोइंग टू बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन और पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि रिडॉक्स टाइट्रेशंस जो हैं वो होती कौन कौन सी। हमारे पास जो मेन टाइट्रेशंस हैं वो दो तरह की हैं, या तो हम KMnO4 के साथ टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, या हम आयोडीन के साथ टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास या तो परमैग्नेट टाइट्रेशंस हैं रिडॉक्स में, या फिर आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस में, राइट। अच्छा, KMnO4 की अगर हम बात करते हैं तो KMnO4 इज बेसिकली अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड रिएजेंट। सेकेंडरी स्टैंडर्ड रिएजेंट क्या होते हैं, जिनकी जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स नहीं होती, यू हैव टू फाइंड आउट देयर एग्जैक्ट कंसंट्रेशन बिफोर यूजिंग द रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4 बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। वी आर गोइंग टू लुक एट दैट एग्जांपल हियर। A sample of pure arsenious oxide weighing 0.2015 gram was titrated in acid medium with potassium permanganate solution, with 39.8 ml being required. When a 0.3420 gram sample of sodium oxalate was titrated with the same potassium permanganate solution, 40.15 ml was consumed. What is the purity of the sodium oxalate sample? अच्छा, अब ये जो आपके पास एग्जाम्पल है इसमें बेसिकली आपके पास क्या सिनेरियो है, यू हैव द एनालाइट विच इज सोडियम ऑक्सिलेट। आपका जो मेन एनालाइट है वो सोडियम ऑक्सिलेट है, और सोडियम ऑक्सिलेट को आपने टाइट्रेट करना है यूजिंग KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो टाइट्रेंट होता है इट शुड बी अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मींस कि आपको उसकी कंसंट्रेशन एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, तभी आप अपने एनालाइट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि जो टाइट्रेंट है दैट इज KMnO4 सॉल्यूशन, एंड KMnO4 इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो अगर हमने पोटेशियम परमैंगनेट बनाया है, फॉर एग्जांपल हमने वन नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट बनाया हुआ है, बट वी आर नॉट श्योर दैट इट इज वन नॉर्मल अंटिल वी परफॉर्म द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन, ठीक है। सो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं आर्सेनियस ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि जो हमारे पास फर्स्ट टाइट्रेशन है ये होगी स्टैंडर्डाइजेशन की, यानी कि हम सबसे पहले KMnO4 की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब आर्सेनियस ऑक्साइड डिसॉल्व होता है वाटर में, इट प्रोड्यूसेस आर्सेनियस एसिड। तो आपके पास यहाँ पे 1 मोल अगर आर्सेनियस ऑक्साइड डिसॉल्व हो रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ आर्सेनियस एसिड।
विच इज टाइट्रेटेड विद परमैंगनेट आर्सेनियस एसिड जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है विद KMnO4। ठीक है। अच्छा, अब एक मोल जब डिसॉल्व होता है आर्सेनियस ऑक्साइड का, सॉरी आर्सेनियस एसिड का, जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे आप इस चीज को समझें कि आपका जो मेन रिएजेंट है दैट इज आर्सेनियस ऑक्साइड, उसको जब आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास आर्सेनियस एसिड बन रहा है विच इज इन 1:2 रेशो। और जब आप 1 मोल ऑफ आर्सेनियस एसिड को डिसॉल्व रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, इट इज प्रोड्यूसिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास यहाँ पे एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन बनने चाहिए? यहाँ पे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बनने चाहिए फ्रॉम दिस 1 मॉलिक्यूल, राइट? क्योंकि अगर आप 1 मोल ऑफ आर्सेनियस ऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, why it is going to produce 4 electrons? Because जो आपके पास आर्सेनियस एसिड बन रहा है वो भी 1:2 रेशियो में है, और यहाँ पे जो आर्सेनियस एसिड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज ऑल्सो इन 1:2 रेशियो। तो यहाँ पे एक एक मोल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा और दूसरा मोल भी उससे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा। ठीक है। So when you are going to calculate the equivalent weight of arsenious oxide, आपके पास क्योंकि यहाँ पे जो given weight है वो arsenious oxide का given है, so you are going to use the normality of arsenious oxide. तो arsenious oxide के molecular weight को आप divide करेंगे 4 से, because each mole of arsenious oxide is yielding 4 equivalents of arsenious acid. ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आर्सेनियस ऑक्साइड की आपने कैलकुलेशन कर ली, आर्सेनियस एसिड की आपने कैलकुलेशन कर ली, मॉलिक्यूलर वेट से आपने उसको डिवाइड भी कर दिया। तो अब आपके पास जो नॉर्मेलिटी आ गई पोटेशियम परमैंगनेट की, वो आ गई 0.1024। ठीक है। नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लिया इसका। नाउ यू आर गोइंग टू, आपके पास कितने यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट्स बने? 4 मिली इक्विवेलेंट्स बने। ठीक है। और डिवाइड करेंगे आप उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नॉर्मेलिटी की जो हमने नॉर्मेलिटी का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, हमने ग्राम इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड किया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। ठीक है। If we have the equivalent weight of the solute in milli-equivalents, in that case we can use the volume of solution in milliliters. Why? क्योंकि दोनों अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों डिवाइड बाय 1000 हो रहे हों तो हमें एक स्टेप को इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास नॉर्मेलिटी का जो एक अल्टरनेट फॉर्मूला है वो क्या होगा? वैसे तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट divided by volume of solution in liter, but in case if you are using the milli equivalents then you can use normality is equal to milligram equivalents and divide by volume of solution in milliliters, right? तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन परफॉर्म की है उसमें भी आपके पास मिली इक्विवेलेंट्स में आंसर आ रहा है, so you can use the ml which was given in the question. तो आपके पास जो नॉर्मेलिटी आई है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन की, इट इज कैलकुलेटेड एज 0.1024। ठीक है। अब इस 0.1024 को जब आप सोडियम ऑक्सीलेट से टाइट्रेट करेंगे, यू कैन इजीली कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम ऑक्सीलेट सॉल्यूशन। ठीक है। इसकी प्योरिटी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी जो प्योरिटी कैलकुलेशन है वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल when we are performing the redox titration in lab, but for now you should know कि अगर आप किसी redox titration की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप किस तरह से उसके मिली इक्विवेलेंट्स का और उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसको आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे। ठीक है। ओके, इसमें आपके पास ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन के का टॉपिक मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया है, आपको इसको कम्प्लीटली रीड करना है और मैं इसमें से आपसे डिफरेंट एमसीक्यूज में क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। क्विज में जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो इसमें से आपके पास आ सकते हैं। ठीक है।
परमैग्नेट ऑक्सीडिमेट्री के जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्टिल अगर आपको कोई चीज़ समझने में मुश्किल हो तो आप गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर सकते हैं और हम उस पर फर्दर इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के नाम है। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो कॉमन मेथड था, अच्छा इससे जो आप ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है, दैट इज अ मोर ओल्ड an older method as compared to complexometric titration, ठीक है। तो अब हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू कैल्शियम की डिटर्मिनेशन करते हैं, बट इससे पहले हम इसको रिडॉक्स के थ्रू भी डिटरमाइन कर रहे थे। जस्ट लाइक मैग्नीशियम, जिंक, बैरियम, लेड एंड सिल्वर, इनको हम अब आप प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के थ्रू या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू डिटर्मिनेशन इसकी कर रहे हैं, बट पहले इसकी रिडॉक्स टाइट्रेशन से भी इसकी डिटर्मिनेशन पॉसिबल होती थी। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली हम किसी कंपाउंड की रिडॉक्स टाइट्रेशन से डिटर्मिनेशन करते हैं, दैट इज आयरन, ठीक है। आयरन को हम क्वांटिटेटिवली ऑक्सीडाइज कराते हैं, फेरस आयन को कन्वर्ट कराते हैं फेरिक आयन में बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, और उसकी टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं इन सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, और उस पर मैग्नेट KMnO4 को एज अ टाइट्रेंट यूज करते हैं, और इजीली हमारे पास इसका कंसंट्रेशन इसकी हमारे पास आयरन की आ जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइप की जो आपकी टाइट्रेशन है दैट इज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में आप दोनों तरह से आयोडीन को यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट टाइट्रेशन भी परफॉर्म हो सकती है आयोडीन की, और इनडायरेक्ट टाइट्रेशन भी परफॉर्म होती है, ठीक है। If you are performing the direct titration, then you will call it as a iodimetry, और अगर आप इनडायरेक्ट टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इट विल बी कॉल्ड एज आयोडोमेट्री, ठीक है। IODIMETRY फॉर direct methods and IODOMETRY for indirect methods, ठीक है। So iodometric titration की जो example है that is discussed in detail here. आयोडीन इज रिड्यूस अकॉर्डिंग टू द हाफ रिएक्शन, कि आयोडीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है एंड इट बिकम्स आयोडाइड, और इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Few substances can be determined by direct titration with iodine, but two of these, the titration of arsenite and of thiosulfate, are of great importance, ठीक है। तो arsenite और thiosulfate आपके पास ज़्यादा important compounds हैं जिनकी titration होती है। उसके अलावा जो indirect titration है उसमें many substances are capable of oxidizing iodide to iodine, and these substances can therefore be analyzed by titrating the liberated iodine with thiosulfate. This is the indirect titration, ठीक है। अगर आपके पास आयोडीन ऑलरेडी सैंपल में मौजूद है तो देन आप डायरेक्ट टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर आपके पास आयोडीन डायरेक्टली सैंपल में मौजूद नहीं है देन यू आर गोइंग टू कॉज अ रिएक्शन विच इज गोइंग टू liberate iodine, and then you are going to determine the concentration of that iodine, ठीक है। जिस तरह से हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन में इस तरह से कर रहे थे कि हम पहले एक मेटल को मेन कॉम्प्लेक्स में से रिलीज करवाते थे और उसके बाद हम उसकी डिटर्मिनेशन परफॉर्म करते थे। जस्ट लाइक दैट आयोडीन में, इनडायरेक्ट आयोडीन टाइट्रेशन में भी हम यही कर रहे हैं कि पहले हम एनालाइट में से आयोडीन को रिलीज करवा रहे हैं एंड आफ्टर दैट वी आर परफॉर्मिंग द इनडायरेक्ट टाइट्रेशन ऑफ आयोडीन विद थायोसल्फेट, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल है आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी की जो टैबलेट्स आती हैं उसका ऐसे हम परफॉर्म करते हैं यूजिंग दीज टाइट्रेशंस। एस्कॉर्बिक एसिड बेसिकली व्हाट डज इट डू, इट रैपिडली रिड्यूसेस आयोडीन टू आयोडाइड. The reaction can form basis of a direct titration of vitamin C with a standard iodine solution using starch as indicator. अच्छा, इसके अंदर जो आप इंडिकेटर जो आपकी प्रीवियस टाइट्रेशन थी, जो आप पर मैग्नेट टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे थे, उसमें KMnO4 एज अ सेल्फ इंडिकेटर यूज हो रहा था, ठीक है। बट इन केस ऑफ iodometric titration you are using starch as an indicator, and an alternative procedure is to generate excess iodine by reaction of iodate with iodide, which then reacts with ascorbic acid, and excess iodine is then titrated with standard thiosulfate solution, ठीक है। अच्छा, now some of the important application of redox titrations, uh, it is in the end.
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड की होगी तो ही हम उसको फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आपको गिवन है, you do not have to go in detail of this experiment, you just have to remember how do we apply the redox titration to pharmaceutical advantage। ठीक है, तो सबसे पहले आज जिसका एप्लीकेशन है दैट इज evaluation of chlorination of public water supplies by determining the total chlorine residual using oxidizing power of chlorine to ऑक्सीडाइज आयोडीन टू आयोडेट। ठीक है, आयोडाइड आयन को कन्वर्ट कर सकता है I3 विद नेगेटिव चार्ज या आयोडेट आयन में, तो इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, तो क्लोरीन का सैंपल हम और कौन से मेथड से फाइंड आउट कर रहे थे? क्लोरीन की डिटर्मिनेशन हम अर्जेंटोमेटिक टाइट्रेशन से भी कर सकते हैं या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन से भी कर सकते हैं, और क्लोरीन की डिटर्मिनेशन हम रिडॉक्स टाइट्रेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्योंकि ऑक्सीजन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी, तो आप उसको रिडॉक्स टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एसे ऑफ टैबलेट्स सच एज फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरस सक्सिनेट। ठीक है, जितने भी आयरन कंटेनिंग आपके पास प्रिपरेशंस हैं उन सब की डिटर्मिनेशन आप इजीली उनका एसे परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग रिडॉक्स टाइट्रेशन। एस्कॉर्बिक एसिड, क्लोरप्रोमाजीन, आयरन डेक्स्ट्रान इंजेक्शन, पॉलीमाल्टोज सिरप, जितने भी अगेन आयरन कंटेनिंग आपके कंपाउंड्स हैं उनकी आप इजीली रिडॉक्स टाइट्रेशन के थ्रू डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपके पास कभी कोई ऐसा एनालाइट हो जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकता हो या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता हो, यू कैन डिटरमाइन द कंसंट्रेशन और प्योरिटी ऑफ दोज एनालाइट्स यूजिंग रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, और रिडॉक्स टाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए तो सबसे पहली चीज़ आपने डिटरमाइन करनी है वो ये डिटरमाइन करनी है कि इंडिकेटर आप कौन सा यूज़ करेंगे, और क्वांटिटेटिव प्रोसीजर होना चाहिए, यानी कि इफ़ यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइट्रेट तो वो आपके इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ही आपके प्रोडक्ट में चेंज होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि रिएक्शन इनकम्प्लीट हो, क्योंकि टाइट्रेशन का पहला रूल ही यही है कि आपका रिएक्शन जो है वो रैपिड होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो योर रिएक्शन इज रैपिडली परफॉर्मिंग इजीली कंप्लीट हो सकता है, देन यू कैन परफॉर्म द एसे using the titrometric method। ठीक है, so this is all about the redox titration for now. We are going to discuss the balancing of equation of redox reactions। इसके लिए मैंने आपको इसका लिंक ऑलरेडी मैंने आपको LMS पे दे दिया है, आप उस लिंक को यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो जब आप इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कस करने के लिए आए तो आपको पता हो कि आपको कहाँ पे किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है या आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई थी। ठीक है, सो ट्राई कि आप एटलीस्ट एक दफ़ा इक्वेशन की बैलेंसिंग को ज़रूर प्रैक्टिस कर लें ताकि आप इजीली क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू सो मच।